A very good morning to everyone. You are most welcome at the Major Culture classes. This is Abhishek Dwivedi, your GS faculty. Now today we have discussed important questions related to the NDA exams. We had taken 10 questions, some of the polity sections and some of the history sections. यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो कुछ प्रश्नों को मैंने पॉलिटी से लिया, कुछ हिस्ट्री से लिया। 10 क्वेश्चंस है। पेन पेपर लेकर के बैठिएगा, देखिएगा फास्टेस्ट आप कितने जल्दी से जल्दी इन प्रश्नों को कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, विदाउट पेन एंड पेपर आपको सिर्फ सुनना है और देखना है। और आप ये लैंग्वेज का खेल देखेंगे, सिर्फ लैंग्वेजेस को थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। कितनी जल्दी आप उन लैंग्वेजेस, आप अमूमन देखते होंगे कि यूपीएससी जो एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, थोड़ा सा अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड का आप रखें अपने पास, प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो बहुत फास्टली क्वेश्चंस को कर सकते हैं बिना कुछ भी सोचे समझे। बस आपको क्या करना है, अपने आईक्यू लेवल का प्रयोग करना है। ऑप्शंस में ही हो सकता है आपको आंसर्स बड़ी फास्टली मिल जाए, या हो सकता है मैच ऑफ द फॉलोइंग्स है तो उसका एक ऑप्शन अगर आपने मैच करा दिया तो विद इन ए सेकंड दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि नहीं भाई ये तो होगा, तो यही वाला होगा। ठीक है, तो मेजर कल्सी परिवार में आपका स्वागत है। आइए अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। मैं अगर एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो आप देख पा रहे होंगे, अगर एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो एक्चुअल में यहां पे 2 लिखा हुआ है। दिस इज द नाउ फर्स्ट क्वेश्चन और पहला ही प्रश्न है ये। तो यहां पे आप देख पाएंगे, देख लेते हैं। क्वेश्चन की बात करता हूं तो यहां पे पहला जो प्रश्न है, द वर्ड अघन्या नॉट फिट फॉर द सैक्रिफाइस वाज यूज्ड इन द ऋग्वेद फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? ब्राह्मण, काउ, वुमन, प्रीस्ट। ऋग्वेद में जो अघन्या शब्द का प्रयोग किया जाता था वध योग्य नहीं है। अघन्या का मतलब जिसका वध न किया जा सके। किसके लिए प्रयोग किया जाता था? गाय के लिए। एज आई एवरीवन नो, हम सभी को पता है और हम सब बहुत बेहतर तरीके से ये बात जानते हैं कि जो ये शब्द है गाय के लिए प्रयोग किया जाता था। इट इज यूज टू द कॉमनली फॉर द काउ। और आप जानते हैं कि वैदिक कल्चर में गाय मुद्रा का परिचायक हुआ करती थी। और इससे पहले थोड़ा सा जल चले जाएंगे आप तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जो गाय थी वो इनके लिए पूज्यनीय थी, जिसका वध नहीं किया जा सकता था। दूसरा, अगर वैदिक कल्चर की आप बात करते हैं, पीरियड की बात करते हो, तो आप जानते हैं कि इसको 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। एक तो प्री वैदिक और दूसरा पोस्ट वैदिक। प्री वैदिक का टाइम पीरियड की बात करेंगे आप तो 1500 BC टू 1000 BC, और पोस्ट वैदिक की बात करेंगे 1000 टू 600 BC। तो कहीं ना कहीं जो कमियां प्री वैदिक में रही होंगी उनमें थोड़ा सा सुधार किया गया होगा, उनको थोड़ा सा अपग्रेड किया गया होगा पोस्ट वैदिक में। क्लियर हो गई बातें? दूसरी चीज, प्रश्न को देखें, स्त्री से संबंधित ये हो नहीं सकता जिसका वध न किया जा सके, पुरोहित, ब्राह्मण। तो आप समझ गए कि यहां पे एलिमिनेशन के तौर पे सिर्फ गाय ही हो सकती है, तो कॉमन यूज करना है आपको। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। बड़ा अच्छा जबरदस्त प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इस प्रकार के प्रश्न आते ही हैं। फाउंडर ऑफ कलकत्ता, फाउंडर ऑफ मद्रास, फाउंडर ऑफ द बॉम्बे, ये इजी कॉमन क्वेश्चंस हैं। या तो अगर मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न आया है तो वहां से इस पॉलिसी को किसने दिया, थियरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ना, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो इस तरीके के सच क्वेश्चंस आ सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन ये भी है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। आप सबको पता है कि जॉर्ज चार्नॉक वाज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता, तो पहला ही मैच करा दो। और जैसे ही एक थर्ड मैच कराओगे, ऑप्शन देखोगे, शायद आपको तुरंत कुछ भी नहीं करना है। मैंने कहा आईक्यू का प्रयोग करना है बस, और भले ऑप्शंस आपको ना पता हो तो यानी कि सी विल बी द राइट आंसर। अब आप देख लो, जॉर्ज चार्नॉक कलकत्ता का संस्थापक, फ्रांसिस डे यानी कि बीकावन मद्रास का संस्थापक, बिल्कुल सही है। चार्ल्स अय्यर की बात कर रहा है यानी कि सी का 2 फोर्ट विलियम कलकत्ता का प्रथम प्रशासक, ओके बिल्कुल सही है। फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू, यानी कि डी का 4। और इसी में अगर कह देता कुछ अगला क्वेश्चन अगर बना दे, ये जोड़ दे, हु वाज द फाउंडर ऑफ बॉम्बे? गेराल्ड ऑंगियार। कौन था बेटा? गेराल्ड ऑंगियार। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। और आप जानते हैं कि जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर की अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों युद्धों ने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों को बदल करके रख दिया। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया और 1764 में बक्सर का युद्ध। इन दोनों युद्धों ने भारतीय राजाओं में एक जो संगठन की भावना थी, यूनिटी की, वो नहीं दिखी बिल्कुल। एक राजा दूसरे अपने ही राजा को, एक सेनापति अपने ही राजा को हटाना चाहता है, आर्मी कमांडर जो है, ऐसा आपने देखा प्लासी के युद्ध में। बक्सर के युद्ध में हालांकि अलायंस तो बना
लेकिन वह अलायंस बहुत कारगर नहीं हो पाया। 3 डिफरेंट क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों ने एक अलायंस तो बनाया, लेकिन वह अलायंस भी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने फ्लॉप रहा। तो आइए देखते हैं। इसके बाद अंग्रेजों ने कहा अब दोनों हाथों से हमको यहां से क्या करना है, अच्छे धन की उगाही करनी है। तो उनका यहीं से दोहरा मापदंड भी प्रारंभ हो गया। जिस राजा से उनको थोड़ा सा डर लगता था उसको वो गिफ्ट उफ्ट दे करके या अपनी थोड़ी सी क्या कह सकते हैं कि उनके सामने ग्रेटिट्यूड्स दिखा करके, उनके सामने झुक करके अपना काम निकलवा लेते थे। जैसे जैसे उस राजा की कमियां प्राप्त होती जाती थी, मिलती रहती थी, उस राजा को भी वो सरेंडर करने पे मजबूर कर देते थे। तो ये थी पॉलिसीज। तो आइए देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट। आप जानते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट की अगर बात करी जाए तो यह इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, महलवाड़ी। हिंदी की बात करें तो स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी। पहले तो समझते हैं क्या है परमानेंट सेटलमेंट। पहला सेटलमेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम में लाया गया था और इसके अंतर्गत अगर आप बात करेंगे तो इसमें कार्नवालिस, ग्रे, जेम्स ग्रांट अगर बात करी जाए और सन जॉन सोर का योगदान था। हालांकि अगर बाद में बात करेंगे तो कार्नवालिस को ही फादर कहा जाता है परमानेंट सेटलमेंट का। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। जेम्स ग्रांट ये चाहते थे कि ये समझौता जो हो वो किसानों के साथ हो, जबकि सर जॉन सोर ये चाहते थे, कि बेटा ये समझौता किसके साथ हो, लैंडलॉर्ड के साथ हो। इवन दो परमानेंट सेटलमेंट जो किया गया वो लैंडलॉर्ड और किसके साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किया गया। पर रैयतवाड़ी सेटलमेंट जो पीजेंट्स थे उनके साथ और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में महलवाड़ी रिप्रेजेंटेटिव के साथ हुआ। एक जो गांव को रिप्रेजेंट करता था, महल को जो रिप्रेजेंट करता था, उसके साथ किया गया। तो इसके फादर, परमानेंट सेटलमेंट के जो फादर थे कार्नवालिस थे, रैयतवाड़ी के कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो, एलिफिंस्टन थे। ठीक है, महलवाड़ी के जो थे हॉल्ट मैकेंजी। तो रियल फादर की अगर पूछ बात करेगा, अगर इन ऑप्शंस को जो अनदर ऑप्शंस दिए हैं एलिफिंस्टन, इनको भी हटा देंगे तो परमानेंट सेटलमेंट कार्नवालिस, रैयतवाड़ी आप थॉमस मुनरो, महलवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि तीनों मैच्ड हैं और यहां पे आप देख सकते हैं ABC 1 2 3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और बड़ा जबरदस्त प्रश्न है, थोड़ा सा फोकस करिएगा। वीर सावरकर ने कहा था कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, लेकिन इसी बात को एक आदमी ने नकारा। Which historian wrote that the so-called the first national freedom struggle was neither a national nor an independence war? RC मजूमदार साहब ने कहा था। किसने कहा था? RC मजूमदार साहब ने ये बात कही थी। चल आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। Which of the following statement is not true? Constitution is supreme in India, बिल्कुल भैया, संविधान सर्वोच्च है। रूल ऑफ लॉ इज रिकॉग्नाइज्ड, बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेब्लिश्ड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बिल्कुल। देखिए हमारी जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसके मूल 3 ही पिलर हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तीसरे के बाद अगर एक और पिलर की बात करेंगे डेमोक्रेसी का, तो वह है प्रेस और मीडिया। तो यहां पे बात की जा रही है, इंडिया इज नॉट अ सेकुलर स्टेट, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। भारत का ना ही कोई राष्ट्र धर्म है, ना ही राष्ट्रभाषा, और यही स्टेटमेंट आपका गलत है, नॉट ट्रू है, क्योंकि इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। फर्स्टली वी इन्फॉर्म्ड, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कहां से? प्रियम्बल। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। तो चलिए आइए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आप जानते हैं सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और इंटीग्रिटी ये शब्द जोड़े गए 42 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1976। और जानते हैं आपकी प्रियम्बल पे 2 केसेस हुए, विवाद हुआ। 1960 में जो है बेरुवारी समिति का केस है, उसमें यह माना गया कि जो प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट लेटर ऑन कुछ ईयर्स के गैप के बाद 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में यह बात माना गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर बात करी जाए तो प्रियम्बल उसी का भाग है। तो कह सकते हैं आप कि प्रियम्बल का जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर कभी भी परिवर्तित आप नहीं कर सकते, जरूरत पड़ी तो सर्टेन वर्ड कैन बी एडेड। क्लियर? Check. Now we are moving to the next question. India is not a union. India is not a union. The Union Parliament has the power to change the territorial limits, boundaries, and a name without the taking the consent of respective. बिल्कुल BR is the true, but India is a union. You know, India is a union of states, and also we know as that कि भारत एक राज्यों का संघ है, और ऐसा संघ है कि विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। जो राज्य है, कोई भी राज्य है, उत्तर प्रदेश, बिहार, 2 राज्यों को मर्ज करके एक राज्य बनाया जा सकता है, यूटी बनाया जा सकता है इसको, लेकिन भारतीय संघ का नाम परिवर्तित नहीं कर सकते आप। कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है
इंडिया आर भारत, दो ही नाम। हालांकि हमारे पास आर्यावर्त, हिंदुस्तान, बहुत सारे नाम थे, लेकिन हमने दो ही नामों को एक्सेप्ट किया है, एक हिंदी में भारत और दूसरा इंग्लिश में इंडिया। चल, तो यानी कि इसका क्या होगा राइट ऑप्शन? इंडिया इज नॉट ए यूनियन, ए गलत है, आर सही है। बोथ ए इज ट्रू बट ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, डी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? मेरी बातों को समझेंगे आप। लिस्ट वन, सोर्स ऑफ अ सिंगल सिटीजनशिप। सिटीजनशिप यहां पे चला गया है, सिटीजनशिप यहां ला लें। प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप, सोर्स ऑफ सिंगल सिटीजनशिप कनाडा। प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 11, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट भाग 2 में बताया गया है सिटीजन के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में 5 से 11। और अगर बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में 1 to 4, फिर 5 to 11, फिर इसके बाद फंडामेंटल राइट 12 to 35, फिर डीपीएस पे 36 to 51, फिर 51 के ए में ही है जो है फंडामेंटल ड्यूटी, ड्यू टू द रिकमेंडेशन ऑफ द सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी इन द ईयर ऑफ 1976। अब बात करते हैं तो नेचर ऑफ सिटीजनशिप डुअल इन इंडिया, यही तो गलत है, डुअल इंडिया में है ही नहीं है, सी मैच्ड नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच? सी इज द नॉट करेक्टली मैच, और सारा सही। सिटीजनशिप इन यूएसए डुअल है, क्योंकि वहां पे राज्य की भी आपको नागरिकता मिलती है और देश की भी नागरिकता मिलती है। आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, 44, 42, 48 आए दिन ये चर्चा में रहता है, और ये भी क्योंकि पंचायतों के चुनाव हुए हैं अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में। तो आर्टिकल 40 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ ग्राम पंचायत, इट कम्स अंडर द डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, where we got the information about the Grand Panchayat formation, DPSP. And also we know here the Mahatma Gandhi given the principle, what principle were given? Decentralization of the state policy, और ग्राम स्वराज उन्हीं का आदर्श वाक्य था। हालांकि अस्थाई जो शासन है, जो आपका स्वशासन की व्यवस्था है, लोकल स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है, इसके गांधी जी पक्षधर थे, लेकिन अंबेडकर जी इसके विरोधी थे स्थानीय स्वशासन का। हालांकि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक अगर बात करेंगे आप तो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। 3 टियर सिस्टम का जनक भारत में कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। 2 टियर सिस्टम का जनक किसे माना जाता है? अशोक मेहता को। चल, तो यहां पे मूव ऑन की बात करते हैं। तो आर्टिकल 40 बिल्कुल डिफाइंड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ग्राम पंचायत, आर्टिकल 41 राइट टू वर्क एम्प्लॉयमेंट, एंड आर्टिकल 44 कॉमन सिविल कोड, आर्टिकल 48 डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो सही है भाई, सही है सारे, मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पे ऑप्शंस में मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में ए बी सी डी, तो यहां पे आप कह सकते हैं आसानी से ए विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट फर्दर की बात करते हैं। 9, The Harappan period society was divided into the how many classes? Hunter, priest, farmer, and the Kshatriya, scholars, warriors, traders, and the labor, Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, king, priest, soldier, and Shudra. As we know, these are the classification on the basis of skills. IVC categorized on the basis of skills. As we know, यहाँ पे वर्ण सिस्टम जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, और इनका जो कल्चर था वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं हाईटेक था। ये स्किल को प्रमोट करते थे, प्रोफेशन को प्रमोट करते थे। तो प्रोफेशन के आधार पे स्कॉलर्स होते थे, वॉरियर्स होते थे, ट्रेडर्स और लेबर्स। और आप जानते हैं कि इनका जो सोसाइटी थी, इनके जो रहने का रहन सहन का स्तर था वो 2 भागों में डिवाइडेड था मेजरली। कुछ अपवाद भी है, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ईस्टर्न इज एरिया इज द कॉल्ड लोअर सिटीज, निम्न शहर, एंड द वेस्टर्न एरिया इज कॉल्ड, द वेस्टर्न जोन इज द कॉल्ड सिटेडल, दुर्गीकृत क्षेत्र। अब इसका अपवाद यह मिलता है कि मेजरली अगर बात करेंगे आप, तो जो वेस्टर्न क्षेत्र था वो थोड़ी अधिक ऊंचाई पे था, और इनके क्षेत्र विशेष जो होते थे, घर और होते थे, वो दुर्गीकृत होते थे। और शायद यही प्रमाण मिलता है कि इन्होंने युद्ध तो कोई लड़ा नहीं, और इसकी रक्षा के लिए वॉरियर्स हुआ करते थे, सेनानी हुआ करते थे। अब आगे की बात क्या निकल करके आती है? आगे की बात ये निकल करके आती है यार कि अगर हम बात करें तो जो आईवीसी है ना, आप जानते हैं कि आईवीसी एक ऐसी सभ्यता है जो कि इजिप्ट और मेसोपोटामिया को अगर जोड़ दिया जाए और इनका 13 गुना कर दिया जाए, समझ रहे हैं, तो शायद आईवीसी इसके बराबर होती थी। 13 टाइम्स थी समेशन ऑफ द इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया, 13 टाइम्स हुआ करती थी आईवीसी। क्लियर हो गई बातें बेटा? मतलब 13 गुना थी इन दोनों सभ्यताओं का, इजिप्ट और मेसोपोटामिया का आईवीसी। दूसरी चीज, आईवीसी का जो एक्सपेंशन था, अगर बात करेंगे आईवीसी के, अगर एक्सपेंशन की आप बात करते हैं बेटा, आईवीसी के अगर सिर्फ एक्सपेंशन की बात करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आईवीसी का एक्सपेंशन कितना था टोटल। अगर मैं बात करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली 12,96,600 स्क्वायर किलोमीटर इतना था, अप्रोक्सीमेटली 13 लाख। अब यहां पे बात निकल करके आती है कि भाई जो ईस्टर्न क्षेत्र हुआ करता था, इसमें गरीब लोग रहते थे, कॉमनली कह सकते हैं, और वेस्टर्न क्षेत्र में रिच पीपल्स रहा करते थे।
हालांकि धौलावीरा गुजरात की अगर बात करेंगे तो धौलावीरा गुजरात 3 भागों में बटा हुआ था, निम्न नगर, मध्यम नगर, उच्च नगर। और कालीबंगा भी इसका अपवाद था। कालीबंगा की बात करेंगे तो कालीबंगा का जो निचला शहर होता था वो दुर्गीकृत होता था। जैसे कि अपवाद के तौर पे यह भी देखा जा सकता है कि लोथल, जो लोथल शहर है उसके 2 दरवाजे थे वो सड़कों की ओर खुलते थे, जबकि एक प्राइमरी विशेषता थी आईबीसी की कि सड़क की ओर दरवाजे नहीं खुलेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई आपने देख लिया, ऑप्शंस भी आपको मैंने बता दिए। चलिए 10वें की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा दिया जाता है आजकल और उसको भी देखेंगे। द वर्ड सत्यमेव जयते यूज्ड इन द इंडियाज नेशनल एम्बलम हैज बीन टेकन फ्रॉम द विच उपनिषद। मुंडकोपनिषद, ये रटा हुआ है, बिल्कुल सही। अब समझिएगा, सत्यमेव जयते तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, बट अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय कहां से लिया गया है? तो बृहदारण्य उपनिषद से। क्लियर हो गई बातें? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा, और कंटिन्यूअसली बैक टू बैक इसी तरीके के सैंपल पेपर्स आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए मेजर कल से परिवार में आपका वेट रहेगा और जरूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।